कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम लोग प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। की टू, की टू है ना, इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं ना हम लोग। ठीक है, देखिए की टू, की टू का मतलब क्या होता है? सोल्यूशन, मेथड है ना, इमेजिनरी, एब्स्ट्रैक्ट की। मैं अब समझा रहा हूँ आपको। की टू का यूज आप तब करते हैं किसी चीज के सोल्यूशन के लिए, किसी चीज के मेथड के लिए, यानी किसी काम को करने का क्या मेथड रहा, या कि कोई प्रॉब्लम अगर सॉल्व हुई या सॉल्व होनी है तो उसके लिए क्या उसका सोल्यूशन है। इमेजिनरी होती है, अब्स्ट्रैक्ट की होती है। कहने का मतलब ये है मेरा, मैं आपको समझा रहा हूँ। की टू का यूज आप तब करिए कि किसी चीज को, किसी काम को करने के लिए क्या मेथड आपने अपनाया, क्या सोल्यूशन आपने निकाला, इसके लिए आप यूज करते हैं की टू। पेशेंस इज द की टू सक्सेस, यानी धैर्य सफलता की कुंजी है। अब यहाँ पे कोई रियल की तो है नहीं, इमेजिनेशन की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या किया आपने? की टू। ठीक। ऑनेस्टी इज द की टू ट्रस्ट, ईमानदारी है ना, ऑनेस्टी इज द की टू ट्रस्ट, पेशेंस इज द की टू सक्सेस। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो की टू का यूज हुआ है किस सेंस में हुआ है? अब्स्ट्रैक्ट के लिए, यानी किसी चीज का क्या सोल्यूशन है, क्या मेथड है ना। यहाँ पे क्या है? पेशेंस है। पेशेंस की है किसकी? सक्सेस की। यहाँ ऑनेस्टी की है किसकी? ट्रस्ट की, है ना। भाई ट्रस्ट कब आता है? जब ईमानदारी हो, ईमानदारी से ऑनेस्टी आती है। पेशेंस कब आता है? सॉरी, सक्सेस कब आती है? पेशेंस से आती है। ट्रस्ट कब होता है? ईमानदारी से होता है। आपको किसी पर विश्वास तभी होगा जब वो आदमी ईमानदार होगा। सक्सेस कब मिलेगी? जब आपके अंदर धैर्य होगा। तो कहने का मतलब किसी चीज का क्या मेथड है, क्या सोल्यूशन है, ये बताना हो तो आप क्या करते हैं? की टू यूज करते हैं। यहाँ रियल की नहीं होती है, यहाँ इमेजिनरी की होती है। अब्स्ट्रैक्ट आइडिया की बात करता है, ध्यान रखिएगा। अब्स्ट्रैक्ट की होती है, अब्स्ट्रैक्ट आइडिया होता है, कोई रियल नहीं होती है। कि आप सक्सेस नहीं हो सकता है, की टू सक्सेस होगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि सक्सेस क्या है? सक्सेस एक अब्स्ट्रैक्ट आइडिया है ना। तो अब्स्ट्रैक्ट आइडिया के साथ क्या लगता है? की टू। अब अगला हमारा है की ऑफ। अब देखिए, की ऑफ का यूज आप करते हैं फिजिकल की के लिए, रियल फिजिकल की। वास्तविक जो चाबी होती है, किसी ताले की चाबी वास्तविक, उसके साथ क्या लगाइएगा आप? की ऑफ। जैसे लिखा है आई लॉस्ट द की ऑफ माई बाइक, है ना, मैंने अपनी बाइक की चाबी खो दी। यहाँ पे की एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, रियल की है। वेयर इज द की ऑफ दिस लॉक, इस लॉक की कहाँ है? तो जब की रियल हो आप ऑफ लगाइएगा, इमेजिनरी हो की टू लगाइएगा। किसी चीज के सोल्यूशन के लिए, किसी चीज के लिए क्या मेथड आपने अडॉप्ट किया, आप की टू लिखिएगा। और रियल की होगी तो की ऑफ लिखिएगा। ठीक। डिफर फ्रॉम वर्सेज डिफर विथ। डिफर फ्रॉम और डिफर विथ का डिफरेंस देख लीजिए भैया। देखिए जितने भी प्रीपोजिशन मैं आपको बता रहा हूँ इस समय, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस हैं। इनको आप पढ़ के जाइएगा। डिफर फ्रॉम, अलग होना, ठीक है, किसी चीज से अलग होना, है ना। देखिए डिफर फ्रॉम, गोल्ड डिफर्स फ्रॉम आयरन, सोना लोहे से अलग है। अलग होना, डिफर फ्रॉम मतलब क्या होता है? अलग होना, किसी चीज से अलग होना। ठीक। माई ओपिनियन डिफर्स फ्रॉम योर्स, मेरे विचार आपके विचार से अलग हैं। इसका मतलब मेरा विचार कुछ और है, आपका विचार कुछ और है। गोल्ड डिफर्स फ्रॉम आयरन, सोना जो है लोहे से अलग है। सही, जाहिर सी बात अलग है। कोई चीज किसी चीज से अलग है, भिन्न है, उस अर्थ में आप क्या लगाएंगे? डिफर फ्रॉम। डिफर विथ, आप देखिए, और डिफर विथ का यूज क्या करते हैं? असहमत होना। अगर मेरे विचार से आप सहमत ना हो, असहमत हो, तो आप क्या लिखेंगे? डिफर फ्रॉम नहीं, डिफर विथ। ठीक। आई डिफर विथ यू, मैं आपसे असहमत हूं। इसका मतलब आपका विचार कुछ और है, मेरा विचार कुछ और है, और आपके विचार मेरे विचार मिलते जुलते नहीं है, तो मैं क्या लिखूंगा? डिफर विथ। सी डिफर्स विथ हर बॉस, वो अपने बॉस से क्या है? असहमत है। ठीक, यानी उसके बॉस का कहना जो है उस बात से वो सहमत नहीं है। तो डिफर फ्रॉम का मतलब होता है किसी चीज से अलग होना, भिन्न होना। तो भिन्न होने के अर्थ में डिफर फ्रॉम लिखते हैं, और असहमत होने के अर्थ में क्या लिखते हैं? डिफर विथ। ध्यान रखिएगा, ये सब यूजेज हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं एग्जाम में। वर्ब डाई, डाई के बारे में एक एक चीज पढ़ लेते हैं। देखिए ऐसा है ना, डाई के साथ अलग अलग प्रीपोजिशन आती हैं अलग अलग परिस्थितियों में, तो इन्हीं की बात करने चल रहा हूं। किन परिस्थितियों में डाई के साथ कौन कौन से प्रीपोजिशन आप लगाइए। आइए देख लेते हैं। डाई के साथ आप कब लगाते हैं, देख लीजिएगा। आंतरिक कारण,
इंटरनल काज, जब मौत का कारण क्या हो, आंतरिक कारण हो, इंटरनल काज हो, शरीर के अंदर से कारण, है ना। जब शरीर के अंदर से मौत का कोई कारण होता है तो आप क्या लगाते हैं, डाई ऑफ। ठीक, जैसे बीमारी, कोई बीमारी से मर जाए, भूख से मर जाए, प्यास से मर जाए, कमजोरी से मर जाए, भावनात्मक स्थिति से मर जाए, है ना। यानी बीमारी या अंदरूनी कारण से कोई मर जाए, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई आदमी बीमारी से मर जाए, किसी अंदरूनी कारण से मर जाए, आप क्या लगा दीजिएगा, डाई ऑफ। देखिए, ही डाइड ऑफ कैंसर, कैंसर क्या भैया, बीमारी, बीमारी से मर गया ना वो आदमी, ऑफ। मेनी पीपुल डाई ऑफ हंगर, बहुत से लोग भूख से मर जाते हैं। तो भूख क्या है, शारीरिक कारण है ना। नहीं, फिर से इसको देखिए एक बार, शरीर के अंदर से कोई कारण, शरीर के अंदर से कोई कारण उत्पन्न हो मौत का, आप लगा दीजिएगा। वो कुछ भी हो सकता है, बीमारी हो सकती है, भूख हो सकता है, प्यास हो सकती है, कमजोरी हो सकती है, भावनात्मक स्थिति हो सकती है। भावनात्मक रूप से आप इतना अपने आप को डिप्रेशन में चले जाएं कि आप मर जाएं, तब भी क्या लगेंगे, आप नहीं मर जाएं, मतलब कहने का सेंस कोई व्यक्ति मर जाए, ठीक। तो इसलिए आप क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे। देखिए, अंदरूनी कारण से मरना ना, ही डाइड ऑफ कैंसर, वह कैंसर से मर गया, अब कैंसर बीमारी है। मेनी पीपुल डाई ऑफ हंगर, भूख से मरना, तो भूख भी शरीर के अंदर से उत्पन्न चीज है ना, ऑफ। चाइल्ड डाइड ऑफ फीवर, बच्चा बुखार से मर गया, बुखार बीमारी है ना। सी डाइड ऑफ ग्रीफ, वो दुख से मर गई, दुख से मर गई तो इसका मतलब क्या है, शरीर के अंदर ही तो कारण उत्पन्न हुआ, ऑफ लगाएंगे आप। ओल्ड पीपुल ऑफन डाई ऑफ वीकनेस, बूढ़े लोग बीमारी कमजोरी से मर जाते हैं, तो कमजोरी भी शरीर के अंदर का ही कारण है ना। तो शरीर के अंदरूनी कारण से कोई मर जाए तो आप ऑफ लगा दीजिएगा। ही डाइड फ्रॉम कैंसर, एकदम गलत है, बीमारी से मर जाए, शारीरिक मतलब शरीर के अंदरूनी कारण से मर जाए तो ऑफ आता है। ही डाइड बाय हंगर, सब रॉन्ग है। जान पा गए होंगे कि डाइड साथ ऑफ कब आता है। अब डाई फ्रॉम, बाहरी कारण, एक्सटर्नल काज, यानी जब मौत का कारण शरीर ना हो, शरीर के अंदर से उत्पन्न कोई कारण ना हो, बाहरी कोई कारण हो, क्या लगा देंगे भैया आप, फ्रॉम लगा देंगे। ध्यान रखिएगा, बाहर से लगा हुआ कारण, जैसे एक्सीडेंट से कोई मर जाए, इंजरी से मर जाए, बर्न जल के मर जाए, जहर खा के मर जाए, यानी बाहरी कारण हो, है ना। गर्मी से मर जाए, यानी कोई बाहरी कारण हो, पानी की कमी से मर जाए, बाहरी कारण हो, ठीक है। पानी की कमी कह रहा हूं, मर जाए मतलब पानी की कमी से नहीं कह रहे, मतलब क्या है कि बाहरी कारण हो, दुर्घटना हो, बर्न हो, जहर खा के मर जाए, है ना, दुर्घटना से मर जाए, चोट से मर जाए, बाहरी कारण से। कुल मिला के शरीर, पानी के कारण वाला मैंने जो बोल दिया वो नहीं, मैं कह रहा हूं शरीर के बाहरी कारण से मर जाए। पानी से कारण से मर जाएगा तो शरीर के अंदर कमी हो गई, बाहरी कारण से अगर मर जाए तो क्या है, आप फ्रॉम लगाएंगे। ही डाइड फ्रॉम अ वुंड, वो घाव से मर गया। अब घाव से मर गया, इसको मतलब समझ पा रहे हैं कि शरीर के अब मेरी बात समझिएगा, शरीर के अंदर से उत्पन्न नहीं वाली बात है। घाव, इसका मतलब चोट लगी, यानी घाव कहां से आया, चोट से आया, तो बाहरी कारण उत्पन्न हुआ, तो आपने क्या लगाया, फ्रॉम लगाया। सी डाइड फ्रॉम बर्न, वो क्या है, जलने से मर गई, जलना क्या है, बाहरी कारण है। मेनी वर्कर्स डाई फ्रॉम एग्जॉस्टेशन, बहुत से लोग थकावट से मर जाते हैं, तो थकावट क्या है, चलते चलते थकावट कहां से आ गई, काम से आ गई, तो थकावट से मर गए, तभी क्या लगा दिया आपने, फ्रॉम लगा दिया। ही डाइड फ्रॉम फूड पॉइजनिंग, वो जो है फूड पॉइजनिंग से मर गया, इसका मतलब क्या है, बाहरी कारण है, भोजन खाया आप तब मर गए आप, यानी जब कारण बाहरी हो आप क्या लगा देंगे, फ्रॉम लगा देंगे। शरीर के अंदर से उत्पन्न कोई कारण है, ऑफ लगा देंगे। ही डाइड ऑफ अ वुंड, रॉन्ग। ही डाइड बाय बर्न्स, रॉन्ग, है ना। डाई इन, स्थान, परिस्थिति, है ना, या स्थिति, कहां मरा या किस स्थिति में मरा, कोई व्यक्ति कहां मरा या किस स्थिति में मरा, इसके लिए क्या यूज करिएगा, डाई इन। देखिए, प्लेस, ही डाइड इन दिल्ली, वो कहां मरा, दिल्ली में मर गया। द पेशेंट डाइड इन हॉस्पिटल, कहां मरा, अस्पताल में मर गया। किस स्थिति में मर गया, ही डाइड इन एन एक्सीडेंट, वो कहां मर गया, दुर्घटना में मर गया, ठीक है। तो किस स्थिति में मर गया, दुर्घटना में मर गया। मेनी पीपुल, सॉरी, मेनी डाइड इन द फ्लड, बहुत से लोग कहां मर गए, बाढ़ में मर गए, ठीक, समझ पा रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। डाई इन हो गया, डाई फ्रॉम हो गया,
अच्छा थोड़ा सा एक चीज समझिएगा, ये जो यहाँ आप सोच रहे होंगे दुर्घटना, तो दुर्घटना के साथ मैंने बताया डाई फ्रॉम। अरे भाई, कहने का सेंस ये है, अगर दुर्घटना होने की वजह से मर जाए तब आप फ्रॉम लगाइएगा। और यहाँ थोड़ा इसको समझिएगा, ये जो इन आया है, ये जो लिखा है, नहीं आप सोचे कि ये जो लिखा एग्जाम्पल, ये ही डाइड इन एन एक्सीडेंट, वह दुर्घटना में मर गया। दुर्घटना में मर गया यानी कहने का मतलब क्या सिचुएशन रही, क्या स्थिति रही उसकी मरने की। स्थिति ये रही कि दुर्घटना में मर गया। अगर मैं कहूं दुर्घटना से मर गया तो डाई फ्रॉम, समझ पा रहे हो, किस कारण मर गया, स्थिति नहीं बताना मुझे। अगर स्थिति बताना है तो मैं इन लगाऊंगा। समझिएगा मेरी बात को भैया, इसको समझ लीजिएगा अच्छे से। अगर मुझे बताना है कहां मरा या किस स्थिति में मरा, कोई व्यक्ति कहां मरा या किस स्थिति में मरा, ये बताने के लिए मैं इन लगाऊंगा डाई के साथ। अब मौत का कारण कोई बाहरी है कि किस वजह से मर गया, जो बाहरी कारण था, दुर्घटना से मर गया, फ्रॉम एक्सीडेंट। और यहां क्या बता रहा है, स्थिति बता रहा है, स्थान बता रहा है। ही डाइड इन दिल्ली, दिल्ली में मर गया। ही द पेशेंट डाइड इन हॉस्पिटल, अस्पताल में मर गया। किस स्थिति में या किस सिचुएशन में कोई आदमी मर गया, उसके लिए इन लगेगा। ही डाइड इन एन एक्सीडेंट, वह दुर्घटना में मरा। इसका मतलब क्या, किस स्थिति में मरा, दुर्घटना में मरा। अगर मैं कहूं दुर्घटना से मर गया तो किस वजह से मरा, तो मैं फ्रॉम लगा दूंगा। ठीक, अगला डाई फॉर, उद्देश्य, बलिदान। मौत का क्या कारण रहा, किस उद्देश्य के लिए आप मर गए, तो उद्देश्य बताना हो तो क्या लगता है, डाई के साथ फ्रॉम आता है, ध्यान रखिएगा। किसी किसी उद्देश्य के लिए मरना है ना, बलिदान के लिए, बलिदान के लिए क्या लगता है, बलिदान दे देना। सोल्जर्स डाइड फॉर द कंट्री, सैनिक देश के लिए मरते हैं, तो किस उद्देश्य के लिए आप मर गए। अगर आपने किसी बलिदान की बात होगी तो क्या लगेगा, डाई फॉर लगेगा। ही डाइड फॉर हिज प्रिंसिपल्स, वह अपने सिद्धांतों के लिए मरा, यानी सिद्धांतों समझौता उसने नहीं किया। किस उद्देश्य के लिए मर गए, क्या उद्देश्य रहा आपके मरने का, तो वो क्या, फॉर, ध्यान रखिएगा। फ्रीडम फाइटर्स डाइड फॉर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता सेनानी आजादी के लिए मर गए, तो क्या उद्देश्य था उनके मरने का, आजादी रही ना। अगला देख लीजिए, ही डाइड टू द कंट्री, रॉन्ग है ना, ही डाइड टू द कंट्री, वो देश के लिए मर गया, तो मरने का उद्देश्य क्या रहा, देश रहा, तो टू थोड़े नहीं, गलत है भैया, है ना। क्या लगाएंगे आप, फॉर लगाएंगे। डाई इन हार्नेस, देखिए डाई इन हार्नेस एक ईडियम होता है ना। डाई इन हार्नेस क्या होता है, ईडियम। इसका मतलब क्या होता है, कार्यकाल के दौरान मर जाना, कोई कर्तव्य करते हुए मर जाना। डाई इन हार्नेस ये क्या है, ईडियम होता है। देखिए, कर्तव्य निभाते हुए मरना, सेवा के दौरान मृत्यु, कार्यकाल में या ड्यूटी करते हुए मृत्यु। देखिए, द सोल्जर डाइड इन हार्नेस, सैनिक सेवा के दौरान मर गया, अर्थात ड्यूटी के दौरान सैनिक की मौत हो गई। द ऑफिसर डाइड इन हार्नेस एट द एज ऑफ 55, अधिकारी ड्यूटी करते हुए मर गया 55 साल की उम्र में। ये क्या है, किसी ड्यूटी को, कर्तव्य करते हुए मर जाना, डाई इन हार्नेस। ही विश्ड टू डाई इन हार्नेस नॉट इन रिटायरमेंट, वह रिटायरमेंट नहीं, सेवा के दौरान मरना चाहता है। इसका तो क्या है, जब काम कर रहा हो तभी उसको मौत आ जाए। ठीक है। इट डज नॉट मीन एक्सीडेंट, ध्यान रखिएगा, डाई इन हार्नेस का मतलब कोई दुर्घटना नहीं है। इट डज नॉट मीन इलनेस, इसका मतलब कोई बीमारी भी नहीं है। इट डज नॉट, इट मीन्स स्टिल वर्किंग या सर्विंग, यानी अभी भी काम कर रहा है, अभी अपनी सेवा प्रदान कर रहा है, यानी काम करते करते मर जाना। अब डाई बाई, डाई के साथ बाई कब आता है, जब आप हिंसा से मर जाएं, आत्महत्या कर लें, क्या लगाएंगे, बाई। हिंसा है ना, हत्या, आत्महत्या, क्या लगाएंगे आप, डाई, बाई। ही डाइड बाई वायलेंस, किससे मर गया, हिंसा से मर गया। द क्रिमिनल डाइड बाई सुसाइड, क्रिमिनल ने क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। ही डाइड फ्रॉम वायलेंस, नहीं, फ्रॉम आता है किसके लिए, कोई बाहरी कारण हो, वायलेंस नहीं होना चाहिए वो। हाँ ध्यान, वायलेंस के लिए क्या लगता है, हत्या कर दिया, हत्या से मर गया है ना, आत्महत्या कर लिया आपने, आपने मतलब किसी ने आत्महत्या कर ली। ठीक है, देखिए इधर देखिए, हत्या, हिंसा, आत्महत्या, क्या लगता है, बाई। द क्रिमिनल डाइड बाई सुसाइड, आत्महत्या कर ली, बाई। फ्रॉम वायलेंस नहीं, ही डाइड ऑफ सुसाइड, ऑफ भी नहीं, है ना। यहां पे सब क्या आएगा, बाई आएगा। ध्यान रखिएगा, जब मौत का कारण हत्या हो, हिंसा हो, आत्महत्या हो, बाई लगाइएगा।
अगला देख लीजिए, किल्ड और डाइड। थोड़ा देख लीजिएगा, एग्जाम में आता है। देखिए किल और डाई में क्या अंतर है। देखिए अननेचुरल डेथ, जब मौत का कारण अननेचुरल हो, नेचुरल ना हो, अननेचुरल हो, क्या लगाइएगा, किल लगाइएगा। ही वॉज किल्ड इन अ रोड एक्सीडेंट, वह एक रोड एक्सीडेंट में मारा गया। तो यहां पे क्या है, किल वर्ड आ गया है। तो अब एक्सीडेंट क्या है, यानी कुल मिलाकर मैं आप ये बताऊं, किल वर्ड का यूज आप अननेचुरल कारणों के लिए करते हैं। यहां पे आप इसको देखिएगा, थोड़ा समझिएगा मेरी बात को, समझ लीजिए थोड़ा सा। यहाँ किल्ड वर्सेस डाइड जो है, इसका मतलब समझ लीजिए, किल वर्ड का यूज तब करते हैं हम जब मौत का कारण कुछ क्या हो, अननेचुरल हो, प्राकृतिक ना हो, अननेचुरल हो। ठीक, तो वहां क्या लगाइएगा आप, किल, यानी किल वर्ड के साथ कभी भी आप कनेक्शन क्या समझाना क्यों गया है दरअसल। अगर मैं ही वाज डाइड, सॉरी ही वाज किल्ड इन फीवर, तो रॉन्ग हो जाए, क्योंकि मौत का कारण अननेचुरल हो तब किल लगाइएगा, बस ये ध्यान रखिएगा। जब मौत का कारण अननेचुरल होता है तो किल वर्ड यूज होता है, ध्यान रखिएगा। नेचुरल कारण के लिए किल वर्ड का यूज आप मत करिएगा, वहां डाई वर्ड आता है, ध्यान रखिएगा। ही वाज किल्ड बाई टेररिस्ट, ठीक है ना, किसके द्वारा मारा गया, टेररिस्ट के द्वारा मारा गया, अननेचुरल कारण है। यानी किल वर्ड का यूज जो होता है, यानी किसी, मैं आपको बताऊं, किल वर्ड का यूज होता है मौत का कारण बाहरी हो ना, किसी चीज के द्वारा मर गया हो, उस सेंस में आप किल वर्ड यूज लगाइएगा, डाई मत लगाइएगा। ही डाइड इन अ मर्डर, गलत है ना, ही डाइड बाई टेररिस्ट, नहीं सब गलत है ना, सी डाइड बाई टेररिस्ट, सब गलत है ना, ये सब सी डाइड नहीं, यहां क्या लगाएंगे, ही किल्ड बाई अ मर्डरर, ही किल्ड बाई टेररिस्ट, किसी और ने मार दिया ना भाई, तो इस तरह किल वर्ड यूज लगाइएगा। डाई प्लस टाइम, नो प्रीपोजिशन, ये भी एक फ्रेज होता है, ध्यान रखिएगा। डाई के साथ टाइम आता है और कोई प्रीपोजिशन मत लगाइएगा, जैसे लिखा है ही डाइड यंग, वह कम उम्र में मरा, यानी डाई के साथ तुरंत क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। ठीक, ये भी फ्रेज होते हैं, ध्यान रखिएगा, मतलब ये भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर ऐसा कोई सेंटेंस आ जाए तो उसको आप गलत समझिएगा। डाई के साथ डायरेक्ट कोई क्या आ सकता है, कोई टाइम समय सूचक चीजें आ सकती हैं। ही डाइड यंग, मर गया कहां, कम उम्र में। ही डाइड सडनली, वो अचानक मर गया। स्ट्रक्चर देख लीजिए भैया, डाई ऑफ डिजीज से, हंगर से मर जाना, डाई फ्रॉम इंजरी एक्सीडेंट से मर जाना, डाई इन प्लेस या सिचुएशन, डाई फॉर सेक्रीफाइस, त्याग करना है ना, या बलिदान करने के सेंस में। डाई इन हार्नेस ईडियम होता है, कार्यकाल के दौरान मर जाना। डाई बाई, यानी जब मौत कारण क्या हो, हिंसा हो, सुसाइड हो, हत्या हो, आत्महत्या हो, बाई लगता है। किल, किल का यूज तब करिएगा जब मौत अननेचुरल तरीके से हुई हो। अब अगला हमारा कंपेयर टू और कंपेयर विथ, क्या डिफरेंस है कंपेयर टू में और कंपेयर विथ में, आइए देखते हैं भैया। कंपेयर टू, देखिए कंपेयर टू और कंपेयर विथ में क्या डिफरेंस है। देखिए पहले हम पढ़ रहे हैं क्या, कंपेयर टू, यूज्ड व्हेन टू थिंग्स आर टोटली डिफरेंट। कंपेयर टू का यूज आप तब करते हैं जब दो चीजें बिल्कुल ही अलग हो, कंप्लीटली डिफरेंट हो। देखिए कंपेयर टू, यूज्ड व्हेन टू थिंग्स आर टोटली डिफरेंट, जब दो चीजें पूरी तरह से अलग हों। बट वन इज यूज्ड एज एन एग्जाम्पल, मेटाफर और इमेज टू एक्सप्लेन द अदर, यानी दो चीजें एकदम अलग अलग हों और एक चीज का यूज उदाहरण के रूप में किया जाए पहली चीज को समझाने के लिए, तो आप कंपेयर टू लगाते हैं। देखिए जब दो अलग अलग चीजों में से उपमा, यानी कुल मिला के बताऊं, जब दो चीजें हों एकदम अलग अलग हों और उनकी उदाहरण देने के लिए आप एक चीज का उदाहरण देकर दूसरी चीज को समझाने की कोशिश करें, कंपेयर टू लगता है। पर दो चीजें क्या हो, एकदम अलग अलग हो। यहाँ कंपेरिजन पोएटिक इमेजिनेटिव होता है, यानी काल्पनिक होती है यहाँ पे तुलना। लाइफ इज कंपेयर टू अ रिवर, अब यहाँ देखिए क्या है लिखा, लाइफ इज कंपेयर टू अ रिवर, जीवन की तुलना नदी से की जाती है। तो बताइए जीवन अलग है, नदी अलग है, दो चीजें एकदम अलग अलग, भिन्न भिन्न है। अब ये क्या है, उदाहरण के रूप में आपने यूज कर लिया है दो अलग अलग चीजों को, तो आपने क्या लगा दिया, कंपेयर टू। अ गुड टीचर इज कंपेयर टू अ कैंडल, अच्छे शिक्षक की तुलना मोमबत्ती से की जाती है। अब टीचर अलग है, मोमबत्ती अलग है,
बस एक पोएटिक भाव है ना, एक साहित्यिक भाव में इसको इस्तेमाल किया गया है ना, मेटाफर की तरह इस्तेमाल किया गया है। तो आपने क्या लगा दिया, कंपेयर के साथ टू लगा दिया। ये दो चीजें एकदम भिन्न भिन्न हो, दो भिन्न भिन्न चीजों की तुलना होती है। एक उदाहरण देने के लिए, किसी चीज को बताने के लिए, तो क्या कंपेयर टू। हर स्माइल इज कंपेयर टू सनशाइन, उसकी मुस्कान की तुलना धूप से की जाती है। अब मुस्कान अलग है, धूप अलग है, बस बात को समझाने के लिए, अपने भाव को व्यक्त करने के लिए, भावनात्मक रूप से, साहित्यिक रूप से जब तुलना होती है दो अलग अलग चीजों की, वहां कंपेयर टू आता है। लाइफ इज कंपेयर्ड विथ रिवर, रॉन्ग है भैया, क्योंकि लाइफ और रिवर सेम कैटेगरी की चीजें नहीं है, तो कंपेयर विथ नहीं आएगा, कंपेयर टू आएगा। ध्यान रखिएगा, एक्स्ट्रा पॉइंट देख लीजिए। कंपेयर टू, मेटाफर, इमेजिनेशन, यहां क्या होता है, पूरी तरह से काल्पनिक चीजें होती हैं। मोस्टली यूज इन लिटरेचर, स्पीचेज, एसेज। ये कंपेयर टू का यूज तब करिए जब दो चीजों के बीच में तुलना हो और दोनों चीजें एकदम भिन्न हो, अब कंपेयर टू आता है। अगला भैया हमारा देख लीजिए, कंपेयर विथ। यूज्ड व्हेन बोथ थिंग्स आर सिमिलर। कंपेयर विथ का यूज कब करेंगे, जब दोनों चीजें क्या हो, सिमिलर हो और सेम टाइप, एक ही प्रकार की हो। एंड वी वांट टू फाइंड ए डिफरेंस, और हम चाहते हैं डिफरेंस उनके बीच में, और सिमिलरिटीज या समानता, तो कंपेयर विथ आता है। जब एक जैसी चीजों में वास्तविक तुलना की जाती है, क्या लगाते हैं आप, कंपेयर विथ। यहां कंपेरिजन रियलिस्टिक या फैक्चुअल होता है, यहां कल्पना, यहां काल्पनिक जो है कंपेरिजन नहीं है, यहां साहित्यिक कल्पना नहीं है, यहां वास्तविक कल्पना है। कंपेयर दिस पेन विथ दैट पेन, इस पेन की तुलना उस पेन से करिए। अब दोनों एक ही जैसी चीजें हैं, ठीक है। दिस बाइक इज बेटर व्हेन कंपेयर विद द ओल्ड वन, यह बाइक पुरानी वाले से बेहतर है। अब दो देखिए, दोनों चीजें क्या है, सेम है, तो एक जैसी चीजें होंगी तो कंपेयर विथ, अलग अलग चीजें होंगी, भिन्न भिन्न चीजें होंगी, कंपेयर टू। ध्यान रखिएगा, सब एग्जाम पूछता है। कंपेयर इंडियन एजुकेशन विथ फॉरेन एजुकेशन, है ना, भारतीय शिक्षा की तुलना विदेशी शिक्षा से करिए, तो क्या है, सेम सेम चीजें हैं। आपने क्या लगा दिया, विथ लगा दिया। कंपेयर दिस पेन टू दैट पेन, टू नहीं लगेगा भैया, क्योंकि यहां एक जैसी चीजें हैं, तो कंपेयर टू नहीं, कंपेयर विथ। देख लीजिएगा, डिफरेंट थिंग्स कंपेयर टू, सिमिलर थिंग्स कंपेयर विथ, समझ पा रहे होंगे। अगला देख लीजिए भैया, एट द बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग। एट द बिगिनिंग और इन द बिगिनिंग में क्या डिफरेंस है, इसको भी आइए देख लेते हैं। एट द बिगिनिंग और इन द बिगिनिंग, आइए देखते हैं। एट द बिगिनिंग क्या होता है, एट द बिगिनिंग का मतलब होता है एट अ स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन इवेंट और थिंग, किसी काम घटना की ठीक शुरुआत में, कोई काम हो, कोई घटना हो, उसके ठीक शुरुआत में, उसके ठीक शुरू में क्या हुआ, ये बताने के लिए आप क्या लिखेंगे, एट द बिगिनिंग। ध्यान रखिएगा, एट अ स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट, किसी एक स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट में ऑफ इवेंट और थिंग्स, किसी चीज में या किसी घटना में, किसी काम या घटना की ठीक शुरुआत में, किसी काम के, किसी घटना के ठीक शुरुआत में क्या हुआ, ये बताने के लिए आप क्या लगाते हैं, एट द बिगिनिंग, ठीक है। देयर वॉज अ साइलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द क्लास, कक्षा की शुरुआत में शांति थी। समझ पा रहे हैं, यानी कक्षा जब शुरू हुई, जब ये काम शुरू हुआ, उस दौरान क्या था, शुरुआत में शांति थी। देखिए, वही बात हो गई, किसी काम या घटना के ठीक शुरुआत में क्या हुआ, ये भाव देते हैं किससे आप, एट द बिगिनिंग से। द प्रेयर इज संग एट द बिगिनिंग ऑफ द फंक्शन, कार्यक्रम की शुरुआत में प्रार्थना होती है। अब बताइए, कोई कार्यक्रम होता है, शुरुआत में क्या होती है, प्रार्थना होती है। तो किसी घटना के, किसी कार्य के शुरुआत में क्या होता है, उसको बताने के लिए क्या कहते हैं हम, एट द बिगिनिंग। नॉट यूज्ड फॉर लॉन्ग टाइम, एट द बिगिनिंग लाइफ इज हार्ड, लाइफ वॉज हार्ड, नहीं, ये गलत है। नॉट यूज्ड फॉर लॉन्ग टाइम, एट द बिगिनिंग का यूज लंबे अवधि के लिए नहीं होता है, किसी चीज के शुरुआत में क्षणिक रूप में क्या हुआ, ये बताने के लिए हम लगाते हैं क्या, एट द बिगिनिंग। अब अगला है इन द बिगिनिंग, है ना, इन द अर्ली स्टेज, इनिशियली, नॉट एग्जैक्ट पॉइंट। अब देखिए फर्क, देखिए, एट द बिगिनिंग बताता है किसी कार्य के, किसी घटना की शुरुआत में क्या हुआ, है ना, ये बताता है एट द बिगिनिंग। इन क्या बताता है, इन द अर्ली स्टेज, इनिशियली, नॉट एग्जैक्ट पॉइंट। इन जो होता है, ये समय नहीं बताता है,
अर्ली स्टेज यानी शुरुआती दौर में क्या हुआ, इनिशियली शुरू में क्या हुआ, ये भाव देता है। नॉट एग्जैक्ट पॉइंट, है ना। देखिए शुरुआती समय में पहले पहले यानी पहले क्या हुआ, यहां समय की बात ही नहीं है, पहले क्या हुआ इनिशियली, यानी जैसे मान लीजिए कोई घटना है, मेरी बात समझिए, कोई घटना है उसका विवरण अगर आपको देना है तो आपने कहा पहले तो पहले शुरुआत कहां से होती है, इस तरह से शुरू में क्या हुआ, इस भाव के लिए आप क्या लिखेंगे, इन द बिगिनिंग। ठीक, ये भाव है। जैसे लिखा है इन द बिगिनिंग ही वॉज अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, शुरुआत में वो अंग्रेजी बोलने से डरता था। अब ये क्या है, इनिशियली शुरू में, यानी जब इंग्लिश बोलने की उसने शुरुआत की थी तब, यहां समय की बात ही नहीं है, यहां सिचुएशन की बात है। क्या लगा दिया आपने, इन द बिगिनिंग। इन द बिगिनिंग एवरीथिंग लुक्ड इजी, शुरुआत में सब कुछ आसान लगा। अब ये क्या है, इन द बिगिनिंग का मतलब क्या है, शुरुआत यानी इनिशियली जब काम शुरू हुआ उस समय एवरीथिंग लुक्ड इजी, सब कुछ आसान लगा। यहां पे समय की तो बात ही नहीं है, यहां तो है काम शुरुआत में कैसा फील हुआ, कैसा लगा, उसने नाम लगा दिया क्या, इन द बिगिनिंग। एग्जाम डिफरेंस देख लीजिए, एट द बिगिनिंग और इन द बिगिनिंग। एट द बिगिनिंग बताता है एग्जैक्ट पॉइंट को, यानी कब, टाइम बताता है। इन द बिगिनिंग बताता है अर्ली फ्रेज, किसी काम के शुरुआती चरण में क्या हुआ। इसका यूज होता है क्षणिक, क्षण भर के लिए। ये क्या होता है, लॉन्ग, लंबे समय के लिए। ठीक, ये दोनों का डिफरेंस है, एट द एंड और इन द एंड। इन द एंड का क्या मतलब होता है, एट द फाइनल पॉइंट ऑफ समथिंग, टाइम प्लेस। एट द फाइनल पॉइंट ऑफ समथिंग, अंत में, किसी स्थान या समय के आखिरी हिस्से में, किसी स्थान या किसी समय के आखिरी हिस्से में क्या हुआ, इसके लिए क्या यूज करते हैं आप, एट द एंड। ठीक, देयर इज अ हॉस्पिटल एट द एंड ऑफ द रोड, सड़क के अंत में क्या है, अस्पताल है। देखिए एट द एंड का यूज कहां करते हैं, अंत में। किसके अंत में, किसी स्थान के अंत में, किसी समय के आखिरी हिस्से में, किसी स्थान के अंत में, किसी समय के आखिरी हिस्से में। उस सेंस के लिए क्या करते हैं आप, एट द एंड लिखेंगे। ठीक है, देयर इज अ हॉस्पिटल एट द एंड ऑफ द रोड, यानी सड़क के अंत में अस्पताल है, यानी जहां सड़क समाप्त होती है वहीं क्या है, अस्पताल है। किसी स्थान के अंत में, किसी समय के अंत में आप क्या लगाते हैं, एट द एंड। ही स्पोक एट द एंड ऑफ द मीटिंग, मीटिंग के अंत में उसने बोला, यानी जब मीटिंग समाप्त होने वाली थी तब उसने बोला, अंतिम क्षण में बोला। ठीक है, ये है। इन द एंड क्या होता है, इन द एंड का मतलब क्या होता है, फाइनली, रिजल्ट, कंक्लूजन, यानी आखिरकार, अंततः, है ना। यानी कि इन द एंड का मतलब क्या होता है कि अंततः क्या हुआ, अंत में क्या हुआ। ठीक, क्या परिणाम निकला, क्या कॉन्सिक्वेंस हुए, क्या उसके प्रभाव हुए, है ना, आखिरकार, अंततः। ही स्ट्रगल्ड अ लॉट बट वन इन द एंड, वह बहुत संघर्ष किया लेकिन अंततः जीत गया। यानी अंततः क्या हुआ, क्या कंक्लूजन निकला, क्या परिणाम निकला, क्या रिजल्ट निकला, ये लिखते हैं आप किससे, इन द एंड से। इन द एंड ऑनेस्टी पेज, अंत में ईमानदारी फल देती है ना। यानी कि लास्ट में क्या हुआ फाइनल, कहने का मतलब कि आखिरकार, अंततः क्या हुआ, फाइनली कोई चीज क्या हुई, क्या उसका रिजल्ट रहा, क्या कंक्लूजन रहा, ये बताने के लिए इन द एंड आता है। इन एट द एंड क्या होता है, किसी स्थान या किसी समय के आखिरी हिस्से में। पार्टेक इन वैसा वर्सेज पार्टेक ऑफ, पार्टेक इन और पार्टेक ऑफ, इसके बीच का क्या डिफरेंस है, आइए इसको देख लेते हैं। देखिए पार्टेक इन, पार्टेक इन का मतलब क्या होता है, टू पार्टिसिपेट, भाग लेना, किसी चीज में भाग लेना, हिस्सा लेना, आप क्या करेंगे, पार्टेक इन। देखिए स्टूडेंट्स विल पार्टेक इन द डिबेट, छात्र वाद विवाद में भाग लेंगे। पार्टेक इन का मतलब क्या होता है ना, हिस्सा लेना, ठीक है, भाग लेना। ही पार्टुक इन कल्चरल एक्टिविटी, सी पार्टुक इन कल्चरल एक्टिविटीज, उसने सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लिया। ठीक, पार्टेक ऑफ, हाँ, तो एक चीज आप जान गए, पार्टेक इन का मतलब जान गए आप, क्या, भाग लेना। पार्टेक ऑफ, अब पार्टेक ऑफ का मतलब क्या होता है, टू टेक वंस शेयर स्पेशली फूड। पार्टेक ऑफ का मतलब होता है अपना हिस्सा लेना। पार्टेक इन का मतलब क्या होता है, किसी चीज में भाग लेना। और पार्टेक ऑफ का मतलब क्या होता है, अपना हिस्सा लेना, स्पेशली फूड, सामान्यतः भोजन के लिए आता है।
पर अपना हिस्सा लेने के अर्थ में क्या आता है? पार्टेक ऑफ। गेस्ट गेस्ट पार्टुक ऑफ टी, मेहमानों ने चाय पी, यानी चाय, अपने हिस्से की चाय पी, कहने का मतलब ये है। ही पार्टुक ऑफ द फीस्ट, उसने भोजन में हिस्सा लिया, यानी खाने में अपना हिस्सा लेना, या यानी कुल मिला के अपना हिस्सा लेने के अर्थ में आप क्या लिखेंगे? आप पार्टेक ऑफ। और किसी चीज में हिस्सा लेना, पार्टेक इन। समझ पा गए होंगे, यही था हमारा। ठीक, ये था पार्टेक इन, किसी चीज में भाग लेना। देखिए, भाग लेना किसी चीज में, और पार्टेक ऑफ, है ना, टू टेक वन शेयर, है ना, अपना हिस्सा लेना। अर्थभाव ध्यान रखिए, बाकी तो आप कोई दिक्कत नहीं होगी। रिकंसाइल विथ वर्सेस रिकंसाइल वनसेल्फ टू। रिकंसाइल विथ, और अगला हमारा क्या है? रिकंसाइल वनसेल्फ टू। रिकंसाइल विथ देख लीजिए, टू एंड क्वेरल, बिकम फ्रेंडली अगेन। रिकंसाइल विथ मतलब क्या होता है? झगड़ा समाप्त करना। बिकम फ्रेंडली अगेन, फिर से दोस्त बन जाना, है ना, सुलह करना। देखिए, ही रिकंसाइल्ड विथ हिज पेरेंट्स, उसने अपने माता पिता से सुलह कर ली। तो रिकंसाइल विथ का मतलब क्या होता है? सुलह कर लेना, ठीक है, मित्रता कर लेना। द फ्रेंड्स रिकंसाइल्ड विथ ईच अदर, दोस्तों में सुलह हो गई। ये सुलह होने के सेंस में आप क्या लिखेंगे? रिकंसाइल विथ। अब रिकंसाइल वनसेल्फ टू, एक्सेप्ट समथिंग अनविलिंगली। रिकंसाइल वनसेल्फ टू, इसका मतलब क्या होता है? टू एक्सेप्ट समथिंग अनविलिंगली, किसी चीज को बेमन ढंग से मान लेना, अनिच्छुक तरीके से स्वीकार कर लेना, मन मार कर स्वीकार करना, ठीक है। रिकंसाइल वनसेल्फ टू। देखिए, सी रिकंसाइल्ड हरसेल्फ टू द ट्रूथ, उसने सच्चाई को स्वीकार कर लिया। कहने का मतलब यहां पे इसका मतलब यह हो गया कि उसने मन से सच्चाई को नहीं स्वीकारा। देखिएगा इसको, देखिए, रिकंसाइल वनसेल्फ, वनसेल्फ का मतलब सी के लिए क्या आता है? हरसेल्फ आता है ना, टू। तो रिकंसाइल वनसेल्फ टू क्या होता है? किसी चीज को बेमन ढंग से स्वीकार कर लेना, बेमन एक्सेप्ट कर लेना। तो उसने सच्चाई को स्वीकार कर लिया, बेमन बेमन। ही रिकंसाइल्ड हिमसेल्फ टू फेलियर, उसने असफलता स्वीकार कर ली। तो असफलता स्वीकार करने में कोई खुश तो होगा नहीं, बेमन ढंग से स्वीकारेगा। अब देखिए, अटेंड और अटेंड टू, देखते हैं भैया दोनों का मीनिंग। अटेंड, नो प्रीपोजिशन, अटेंड के बाद कोई प्रीपोजिशन मत लगाइएगा। टू बी प्रेजेंट, उपस्थित होना। अटेंड का मतलब क्या होता है? कहीं पे उपस्थित होना, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, आई अटेंडेड द लेक्चर, मैं लेक्चर में उपस्थित था। अटेंड का मतलब क्या होता है? कहीं उपस्थित होना। सी अटेंडेड स्कूल टुडे, उसने वह आज स्कूल गई, मतलब क्या? कक्षा में उपस्थित रही। आई अटेंडेड टू द लेक्चर, रॉन्ग है। उपस्थित होना, अटेंड, ये जो है कोई प्रीपोजिशन नहीं लेगा, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब क्या होता है? उपस्थित होना, कहीं पे उपस्थित होने के लिए आता है। अब अटेंड टू, अटेंड टू का मतलब क्या होता है? टू टेक केयर ऑफ या डील विथ, है ना, देखभाल करना या निपटना। अटेंड टू, अटेंड के साथ टू आएगा, इसका मतलब क्या होगा? टू टेक केयर ऑफ, देखभाल करना, डील विथ, निपटना। अभी डील विथ ऊपर पढ़ाया था मैंने आपको, निपटना के सेंस में, है ना। देखिए, द डॉक्टर अटेंडेड टू द पेशेंट, डॉक्टर ने मरीज की देखभाल की। तो अटेंडेड टू यहां पर मतलब क्या है? देखभाल करना या निपटना किसी चीज से। प्लीज अटेंड टू दिस मैटर, कृपया इस मामले को देखो, है ना। देखिए, अटेंड टू का मतलब क्या होता है? अटेंड टू का मतलब होता है देखभाल करना या तो निपटना। और अटेंड का मतलब क्या होता है? अटेंड का मतलब होता है कहीं उपस्थित होना। ये ध्यान रखिएगा, अर्थभाव का अंतर ध्यान रखना है हमको। मीट और मीट विथ, मीट और मीट विथ, ठीक है। देखिए, मीट, मीट का मतलब क्या होता है भैया? टू सी और इनकाउंटर अ पर्सन, यानी मीट का मतलब होता है किसी व्यक्ति से मिलना, है ना। देखिए, आई मेट माई फ्रेंड यस्टरडे, कल मैं अपने दोस्त से मिला। ही मेट हिज टीचर एट द स्टेशन, वह अपने शिक्षक से स्टेशन पे मिला। अब मीट विथ क्या होता है? मीट विथ का मतलब क्या होता है? टू एक्सपीरियंस ऑफन बैड अनप्लीजेंट, सामना करना, झेलना।
तो मीट विथ का मतलब क्या होता है? किसी चीज का सामना करना या झेलना। ऑफन बैड अनप्लीजेंट, अक्सर करके क्या? बुरी चीजें, अनप्लीजेंट असुहावनी चीजें, खराब चीजों का अनुभव करना, सामना करना, उस सेंस में क्या आता है? मीट विथ आता है। ही मेट विथ एन एक्सीडेंट, वह उसका एक्सीडेंट हुआ। अब इसका मतलब क्या है? मीट विथ, है ना, किसी चीज सामना हो जाना, ऑफन बैड अनप्लीजेंट, टू एक्सपीरियंस, किसी चीज का सामना करना, किसी चीज को झेलना, किसी बुरी चीज को झेलना, किसी असहज चीज को झेलना, होता है क्या? मीट विथ। द प्लान मेट विथ अपोजिशन, योजना का विरोध हुआ। ठीक है, अभी क्या है? इन्हीं की कोई योजना आपने बनाई, उसका विरोध हुआ, तो असहज स्थिति है ना, इस वजह से मेट विथ। हिज प्रपोजल मेट विथ रिजेक्शन, उसका प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। समझ पा रहे होंगे, यानी किसी चीज से सामना करना, कुछ नेगेटिव, कुछ बैड, है ना, उससे अनप्लीजेंट, क्या लगाइएगा? मीट विथ। ठीक, समझ पा रहे होंगे, ये मीट विथ। और मीट का मतलब क्या होता है? मीट, है ना, टू सी और इनकाउंटर पर्सन, किसी व्यक्ति से मिलना। मीट विथ सामना करना किसी असहज चीज का। सिक ऑफ, सिक ऑफ का मतलब क्या होता है भैया? तंग आ जाना या परेशान होना। किसी चीज से तंग आ जाना या परेशान होने के अर्थ में आप क्या लगाते हैं? सिक ऑफ लगाते हैं। देखिए, मन से ऊब जाना, इरिटेशन बताता है ये, बीमारी नहीं, इमोशन। इमोशनली किसी चीज से तंग आ जाते हैं आप, परेशान हो जाते हैं, क्या लगाते हैं आप? सिक ऑफ। देखिए, जैसे कहा आई एम सिक ऑफ नॉइज, मैं शोर से तंग आ चुका हूं, ये क्या है? इमोशन की बात करता है। यहां पे समझ जाइएगा आप, तंग आ जाना, परेशान हो जाना, कैसे? इमोशनली, शरीर से नहीं। ठीक है, सिक ऑफ। देखिए, सी इज सिक ऑफ फॉल्स प्रोमिसेज, वह झूठे वादों से परेशान हो चुकी है। अभी क्या है? इमोशनली परेशान हो गई है, यहां शारीरिक बात है ही नहीं है। ठीक है, वी आर सिक ऑफ वेटिंग फॉर रिजल्ट्स, हम परिणाम का इंतजार करते करते थक चुके हैं। क्या है? इमोशनली। सिक ऑफ का यूज करते हैं आप जब क्या? इमोशनली किसी चीज से थक जाएं, उब जाएं। ही इज सिक ऑफ फीवर, नहीं नहीं नहीं, बीमारी के लिए नहीं भाई, बीमारी के लिए, ये बीमारी है ना, तो क्या लगाएंगे आप? सिक ऑफ बीमारी के लिए आता है? नहीं, किसके लिए आता है? इमोशन के लिए आता है, बीमारी के लिए नहीं। फीवर बीमारी है, इरिटेशन नहीं है, इरिटेशन होता तब आप क्या लगाते हैं? सिक ऑफ। अब देखिए, सिक फॉर, सिक फॉर क्या होता है? तड़पना, बहुत याद करना। सिक फॉर मतलब क्या होता है? किसी के लिए तड़पना, किसी को बहुत याद करना, किसी के लिए स्ट्रांग डिजायर या लॉन्ग लॉन्ग, है ना, किसी के लिए बहुत क्या? तीव्र इच्छा हो जाना। देखिए, ही इज सिक फॉर हिज मदर, वह अपनी मां के लिए तड़प रहा है। तो सिक फॉर का मतलब क्या होता है? किसी के लिए तड़पना, बहुत याद करना किसी को। ठीक, सी इज सिक फॉर हर चाइल्डहुड डेज, वह अपने बचपन के दिनों को बहुत याद, है ना, सी इज सिक फॉर हर चाइल्डहुड डेज, वह अपने बचपन के दिन बहुत याद कर रही है ना, कहने का मतलब ये है। आई एम सिक फॉर माई विलेज लाइफ, मुझे गांव की जिंदगी की बहुत तड़प है। तो क्या है? किसी चीज के लिए बहुत तड़प हो जाना, किसी चीज की बहुत तीव्र इच्छा हो जाना, क्या लगाते हैं आप? सिक फॉर। अगला देख लीजिए, इल विथ, बीमारी से पीड़ित। तो ध्यान रखिएगा, हमने ऊपर पढ़ा सिक फॉर, उसके पहले हमने पढ़ा सिक ऑफ। यहां क्या है? इमोशनली आप किसी चीज से परेशान हो जाते हैं। यहां किसी के लिए बहुत तीव्र इच्छा हो जाए, किसी के लिए आप तड़पते हैं, बहुत याद आती है किसी की आपको, तो सिक ऑफ, सॉरी सिक फॉर। इल विथ, ये किसके आता है? बीमारी के लिए आता है। रियल फिजिकल इलनेस, वास्तविक बीमारी के लिए क्या लगाते हैं आप? इल विथ लगाते हैं। ठीक, ही इज इल विथ मलेरिया, है ना, वह मलेरिया से पीड़ित है। सी इज इल विथ डिप्रेशन, वह अवसाद से पीड़ित है। द चाइल्ड इज इल विथ टाइफाइड, बच्चा टाइफाइड से पीड़ित है। तो समझ पा रहे होंगे आप। अगला देख लीजिए, काउंट, काउंट और काउंट ऑन। देखिए, काउंट मतलब क्या होता है भैया? गिनना। देखिए, तो काउंट द बुक्स, दो चीजें हैं हमको पढ़ना है, काउंट और काउंट ऑन। देखिए, काउंट मतलब क्या होता है? गिनना। काउंट द बुक, किताबें गिनो। शी काउंटेड द मनी, उसने पैसे गिने। काउंट ऑन, काउंट ऑन मतलब क्या होता है? भरोसा करना।
यू कैन काउंट ऑन मी, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। शी इज काउंटिंग ऑन योर सपोर्ट, वह तुम्हारे सहयोग पर निर्भर है। तो ध्यान रखिएगा, भरोसा करना या निर्भर रहने के सेंस में क्या लग सकते हैं आप, काउंट ऑन। और काउंट ऑन क्या होता है, गिनना। मीनिंग का डिफरेंस आप समझ पा रहे होंगे। अब अगर देखिए क्वालिफाई और फिर होता है क्वालिफाई फॉर। तो क्वालिफाई का मतलब क्या होता है, परीक्षा पास करना। क्वालिफाई का मतलब क्या होता है, किसी परीक्षा को पास करना। ही क्वालिफाइड द एग्जाम, उसने परीक्षा पास कर ली है। सी क्वालिफाइड द टेस्ट इजिली, उसने परीक्षा आसानी से पास कर ली है। अब अगला हमारा क्या है, क्वालिफाई फॉर। ठीक है, तो हमारा क्या था, देखिए क्वालिफाई और क्वालिफाई फॉर। तो क्वालिफाई का मतलब क्या होता है, परीक्षा पास करना। अब क्वालिफाई फॉर, इसका मतलब होता है किसी चीज के लिए योग्य होना। क्वालिफाई फॉर का मतलब क्या होता है, किसी चीज के लिए योग्य होना। ही क्वालिफाइड फॉर द इंटरव्यू, वह इंटरव्यू के लिए योग्य हो गया। ठीक, सी क्वालिफाइड फॉर सिलेक्शन, वह चयन के लिए योग्य हो गई। तो किसी चीज के लिए योग्य हो जाने के अर्थ में क्वालिफाई फॉर, और किसी चीज किसी परीक्षा में पास होने के अर्थ में क्वालिफाई, और किसी चीज के लिए योग्य हो जाएंगे तो क्वालिफाई फॉर, है ना। जैसे कह दिया, जैसे मान लीजिए क्या होता है, जैसे रेसलिंग वगैरह होती है, तो रेसलिंग वगैरह में क्या होता है कि पहले क्वालिफाइंग राउंड होता है। मान लीजिए कोई रेसलिंग हुई, उसमें आप किसी से जीत गए, तो आप क्वालिफाई कर गए किसके लिए, अगले 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 स्टेज के लिए, अगले चरण के लिए। तो वही मतलब है, तो क्वालिफाई फॉर होता है ना। क्वालिफाई मतलब क्या होता है, किसी चीज के लिए योग्य हो गए आप, है ना, ये कहने का मतलब। फ्री ऑफ और फ्री फ्रॉम। फ्री ऑफ का मतलब क्या होता है, मुफ्त। दिस सर्विस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, यह सेवा मुफ्त है। ठीक है, बुक्स आर फ्री ऑफ चार्ज, किताबें निःशुल्क हैं। तो फ्री ऑफ का मतलब क्या होता है, मुफ्त। अब फ्री फ्रॉम का देख लीजिए मतलब क्या होता है। फ्री फ्रॉम का मतलब होता है मुक्त से, मुक्त, किसी चीज से मुक्त हो जाना, वो फ्री फ्रॉम है। और मुफ्त है कोई चीज, फ्री में कोई चीज अवेलेबल है, तो फ्री ऑफ। ही इज फ्री फ्रॉम फियर, वह डर से मुक्त है। तो किसी चीज से मुक्त होना तो फ्री फ्रॉम, और किसी कोई चीज मुफ्त है, फ्री में मिल रही है, बिना पैसे के मिल रही है, बिना किसी किसी चीज के बदले कोई चीज मिल रही है, मुफ्त, समझ पा रहे होंगे मुफ्त, तो फ्री ऑफ। और फ्री फ्रॉम क्या होता है, किसी चीज से मुक्त हो जाना, मुक्त, है ना। दिस एरिया इज फ्री फ्रॉम पोल्यूशन, यह इलाका प्रदूषण से मुक्त है, यानी प्रदूषण यहां नहीं है। अगला देख लीजिए भैया, सफर और सफर फ्रॉम। सफर का मतलब क्या होता है, कष्ट झेलना। देखिए, ही सफर्ड हैवी लॉस, उसने भारी नुकसान झेलना पड़ा। सी सफर्ड ह्यूमिलिएशन, उसे अपमान सहना पड़ा। तो क्या होता है, सफर का मतलब क्या होता है, कष्ट झेलना। और सफर फ्रॉम क्या होता है, किसी बीमारी से पीड़ित, बीमारी से पीड़ित। सफर का मतलब हो गया कष्ट झेलना, और सफर फ्रॉम का मतलब होता है बीमारी से पीड़ित, किसी बीमारी से पीड़ित के अर्थ में। ही सफर्स फ्रॉम अस्थमा, वह दमा से पीड़ित है। सी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, वह बुखार से पीड़ित है ना, समझ पा रहे होंगे। चेंज ऑफ और चेंज इन, है ना, चेंज ऑफ और चेंज इन, देख लीजिए इसको भी। चेंज ऑफ, बदल जाना, रिप्लेसमेंट। चेंज ऑफ का मतलब होता है कोई चीज बदल जाना, है ना, पूरी तरह से क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, रिप्लेस कर देगा उसको। अ चेंज ऑफ प्लेस हेल्प्ड हिम, जगह बदलने से उसे फायदा हुआ। तो चेंज ऑफ का मतलब होता है कोई चीज पूरी तरह से बदल जाए, रिप्लेस कर दे, एक चीज को दूसरी चीज रिप्लेस कर दे, उसके लिए क्या लगाएंगे आप, चेंज ऑफ। देयर इज अ चेंज ऑफ प्लान, योजना बदल गई है, यानी पहले कोई और योजना थी, अब कोई और योजना है। सॉरी, यानी किसी चीज को रिप्लेस कर दे पूरी चीज, कोई चीज दूसरी चीज, तो क्या लिखेंगे आप, चेंज ऑफ लिखेंगे। चेंज इन, चेंज इन में बताता हूं आपको क्या होता है। चेंज इन का मतलब होता है उसी चीज में सुधार होना। चेंज ऑफ का मतलब होता है कोई चीज पूरी तरह से रिप्लेस कर दे किसी चीज को, तो चेंज ऑफ है। चेंज इन का मतलब होता है उसी चीज में सुधार कर देना, उसी में परिवर्तन, उसी चीज में परिवर्तन हो जाए। देयर इज अ चेंज इन वेदर, मौसम में बदलाव आया, यानी जो मौसम था पहले कुछ और था, अब कुछ और है, तो उसी चीज में बदलाव आ गया। यहां मौसम बदल नहीं गया, उसी मौसम में ही बदलाव आ गया।
है ना, चेंज इन एटीट्यूड इज नीडेड, रवैये में बदलाव जरूरी है। जाहिर सी बात है, यानी आप अगर अपने रवैये को ठीक नहीं रखते हैं तो समाज में सर्वाइव करना क्या है, मुश्किल है। तो अपने अंदर ही, मतलब उसी चीज में बदलाव के लिए चेंज इन, ठीक है, और पूरा तरह से रिप्लेस करने के अर्थ में चेंज ऑफ। देख लीजिए क्या क्या पढ़ा हमने। सिक ऑफ, तंग आना, सिक फॉर, तड़पना, इल विथ, बीमारी से, काउंट, गिनना, काउंट ऑन, भरोसा, क्वालिफाई, पास करना, क्वालिफाई फॉर, किसी चीज के लिए योग्य होना, फ्री ऑफ, मुफ्त, और फ्री फ्रॉम, किसी चीज से मुक्त, सफर, झेलना, सफर फ्रॉम, किसी बीमारी से पीड़ित, चेंज ऑफ, पूरी तरह से रिप्लेस कर देना, और चेंज इन, मॉडिफिकेशन, मतलब उसी चीज में परिवर्तन हो जाना। अगला हमारा क्या है, डिक्लाइन, है ना, डिक्लाइन, डिक्लाइन इन और डिक्लाइन ऑफ, है ना, डिक्लाइन, डिक्लाइन इन और डिक्लाइन ऑफ, इनको पढ़ना है तीनों को हमको, है ना। तो आइए देखते हैं। डिक्लाइन वर्ब होता है, इसका मतलब क्या होता है, अस्वीकार करना, मना करना, ठीक है। डिक्लाइन वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, कहने का मतलब क्या है, डिक्लाइन जब वर्ब होता है तो ट्रांजिटिव वर्ब होता है, डायरेक्ट अपना ऑब्जेक्ट लेता है। देखिए, ही डिक्लाइंड माई ऑफर, उसने मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया, और डिक्लाइन का मतलब मैंने आपको बता दिया है, अस्वीकार करना या मना करना। शी डिक्लाइंड द इन्विटेशन पोलाइटली, उसने निमंत्रण विनम्रता से मना कर दिया। अब देखिए डिक्लाइन यहाँ पे क्या है, वर्ब है, डिक्लाइन यहाँ पे क्या है, वर्ब है, और जब ये वर्ब होता है तो डायरेक्ट क्या लेता है, अपना ऑब्जेक्ट लेता है। वर्ब डायरेक्ट क्या ले रहा है, अपना ऑब्जेक्ट। यहाँ पे माई ऑफर ऑब्जेक्ट है, नाउन, द इन्विटेशन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन दोनों है। द कंपनी डिक्लाइंड द प्रपोजल, यहाँ पे डिक्लाइन क्या है, वर्ब, द प्रपोजल क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ही डिक्लाइंड ऑफ माई ऑफर, गलत है, डिक्लाइन यहाँ वर्ब है और प्रीपोजिशन नहीं लेगा। डिक्लाइन वर्ब डिक्लाइन के साथ ऑफ नहीं आता है। अब अगला हमारा क्या है, डिक्लाइन इन, क्या है अगला हमारा, डिक्लाइन इन, ये नाउन होता है। इसका मतलब क्या होता है, किसी मात्रा स्तर में गिरावट। डिक्लाइन वर्ब है, उसका मतलब क्या होता है, मना कर देना, अस्वीकार कर देना, ना, ये पढ़ाया मैंने अभी आपको ना। ये अगला हमारा क्या है, डिक्लाइन इन, नाउन की तरह, इसका मतलब क्या होता है, किसी मात्रा या स्तर में गिरावट। देखिए डिक्लाइन इन, जब किसी चीज की मात्रा, स्तर, तापमान, गुणवत्ता घटे, क्या आता है, डिक्लाइन। किसी चीज की क्या घट जाए, मात्रा घट जाए, स्तर घट जाए, तापमान घट जाए, गुणवत्ता घट जाए, तो क्या लगाएंगे आप, डिक्लाइन इन। देखिए लिखा है, अ डिक्लाइन इन टेम्परेचर वाज रिकॉर्डेड, तापमान में गिरावट दर्ज की गई। अब आप बताइए क्या ये डिक्लाइन है, नाउन नहीं है, और डिटर्मिनर है, इस तरह से, और डिक्लाइन के साथ क्या आ गया है, इन आ गया, ठीक। देखिए, देयर वाज अ डिक्लाइन इन सेल्स, ना, बिक्री में गिरावट आई। वी नोटिस्ड अ डिक्लाइन इन डिसिप्लिन, ठीक है, डिक्लाइन के साथ क्या आ गया, इन, अनुशासन में गिरावट देखी गई। तो कहने का सेंस मेरा ये है कि डिक्लाइन इन नाउन होता है, और क्या होता है, किसी मात्रा या स्तर में गिरावट। जब किसी चीज की मात्रा में, स्तर में, तापमान में, गुणवत्ता में गिरावट होती है तो डिक्लाइन इन यूज लगाइए। और डिक्लाइन वर्ब, किसी चीज को अस्वीकार कर देना। अब अगला हमारा क्या है, डिक्लाइन ऑफ, ये भी नाउन होता है, किसी साम्राज्य, संस्था का पतन, किसी साम्राज्य का पतन हो, किसी संस्था का पतन हो, आप क्या लगाएंगे, डिक्लाइन ऑफ लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। किसी साम्राज्य या संस्था का पतन, जब किसी बड़े एंटिटी यानी राज्य, सभ्यता, संस्था का पतन हो तो क्या, डिक्लाइन ऑफ। देखिए, द डिक्लाइन ऑफ द रोमन एम्पायर बिगैन अर्ली, रोमन साम्राज्य का पतन जल्द शुरू हो गया। तो किसी साम्राज्य का पतन क्या, डिक्लाइन ऑफ। द डिक्लाइन ऑफ वैल्यूज वरीज अस, मूल्यों का पतन हमें चिंतित करता है। तो ध्यान रखिएगा, डिक्लाइन ऑफ नाउन होता है, इसका मतलब क्या होता है, किसी साम्राज्य, संस्था का पतन, ठीक, किसी चीज का पतन। और डिक्लाइन इन क्या होता है, किसी चीज के मात्रा में, स्तर में, तापमान में, गुणवत्ता में गिरावट, ठीक है। आइए देखिए, समझा ही दिया मैंने आपको। देखिए, डिक्लाइन वर्ब, नो प्रीपोजिशन, डिक्लाइन इन मात्रा या स्तर में गिरावट, डिक्लाइन ऑफ साम्राज्य या संस्था में
का पतन। डिक्लाइन ऑफ मतलब क्या, कि साम्राज्य में, कि संस्था का पतन। रिजाइन फ्रॉम, रिजाइन वन सेल्फ टू। ठीक, देख लेते हैं रिजाइन फ्रॉम और रिजाइन वन सेल्फ टू, ये भी देख लेते हैं। देखिए रिजाइन फ्रॉम, नौकरी छोड़ना, तो रिजाइन फ्रॉम का मतलब क्या होता है, नौकरी छोड़ देना। रिजाइन फ्रॉम जॉब, पोस्ट, पोजीशन, नौकरी को छोड़ देना, अपना के अपनी जॉब छोड़ देना, पोस्ट छोड़ देना, पोजीशन छोड़ देना। ही रिजाइन फ्रॉम हिज जॉब, उसने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। तो रिजाइन फ्रॉम का मतलब क्या होता है, नौकरी छोड़ देना। सी रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ मैनेजर, उसने प्रबंधक के पद को छोड़ दिया, त्याग पत्र दे दिया। सी रिजाइंड हिज जॉब, ही रिजाइंड हिज जॉब, नहीं नहीं नहीं, गलत है। रिजाइन फ्रॉम होता है ना, रिजाइन फ्रॉम नौकरी छोड़ने के लिए, जॉब छोड़ रहा है तो रिजाइन कैसे आएगा, गलत है ना। आइए अगला देख लीजिए, रिजाइन वन सेल्फ टू, है ना, मजबूरी में स्वीकार करना, किसी चीज को मजबूरी में स्वीकार करना हो, रिजाइन वन सेल्फ टू। देखिए जब कोई स्थिति बदली नहीं जा सकती, मन मार का स्वीकार करना हो, तो क्या, रिजाइन वन सेल्फ टू। जैसे आप कहते हैं ना, उसने अपने आप को भाग के भरोसे छोड़ दिया, इसका मतलब थक गई काम कर करके, तो उसने अपने आप क्या कर दिया, भाग के भरोसे छोड़ दिया। तो बेमन से ना स्वीकार कर लिया परिस्थिति को, मेरा अच्छा हो ही नहीं पाएगा, उस सेंस में है। ही रिजाइंड हिमसेल्फ टू हिज फेट। देखिए सेंटेंस भी पहला वही है ना। अब देखिए, he resigned himself to his fate, तो resigned oneself, ही का क्या हो जाएगा, himself, resigned oneself to। ठीक, यानी अपने आप को बेमन से स्वीकार कर लेना, उसने अपने भाग को स्वीकार कर लिया, यानी जो भाग है इसको मान लेना। ध्यान रखिएगा, रिजाइन वन सेल्फ टू का मतलब क्या होता है, मजबूरी में स्वीकार करना, किसी चीज को मजबूरी में स्वीकार कर लेना, क्या, तो रिजाइन वन सेल्फ टू। ठीक है, सी रिजाइंड हरसेल्फ टू लोनलीनेस, उसने अकेलेपन को मजबूरी में स्वीकार कर लिया, अब कोई था ही नहीं आसपास, उसने मान लिया कि मैं जीवन में अकेले ही हूं। द विलेजर्स रिजाइंड देमसेल्फ टू पॉवर्टी, ग्रामीणों ने गरीबी को स्वीकार कर लिया, यानी कोई रास्ता ही नहीं, मान लिया कि भाई चलो हम गरीब हैं, अब कुछ हमारा भला नहीं हो पाएगा, तो मजबूरी में किसी को स्वीकार कर लेना, तो रिजाइन वन सेल्फ टू। टेस्ट फॉर, टेस्ट इन। आइए, टेस्ट फॉर, पसंद, लाइकिंग, किसी चीज को आप पसंद करते हैं तो क्या, टेस्ट फॉर। देखिए जब किसी चीज को पसंद करना बताया जाए तो क्या लगाइएगा आप, टेस्ट फॉर लगाइएगा। लाइकिंग, पसंद। आई हैव टेस्ट फॉर पोइट्री, सॉरी, आई हैव टेस्ट फॉर पोइट्री, मुझे कविता पसंद है। ठीक है, सी हैज टेस्ट फॉर गुड क्लॉथ्स, उससे अच्छे कपड़े पसंद है। किसी चीज क्या बताया जाए, किसी चीज की बताई जाए पसंद, जब किसी चीज को पसंद करना बताया जाए, या आप किसी चीज को पसंद करते हैं ये बताया जाए, क्या लगाएंगे आप, टेस्ट फॉर। ही डेवलप्ड अ टेस्ट फॉर एडवेंचर, उसने रोमांच का शौक पैदा हो गया, यानी किसी चीज को पसंद करना जब बताया जाए तो आप लगाइएगा टेस्ट फॉर। अब देखिए टेस्ट इन क्या होता है, निपुणता, गहरी समझ। टेस्ट इन का मतलब क्या होता है, किसी चीज में निपुणता, किसी चीज की गहरी समझ, उसके लिए क्या लगाएंगे आप, टेस्ट इन लगाएंगे। जब एक्सपर्टाइज, है ना, रिफाइंड जजमेंट दिखानी हो, जैसे लिखा है ही हैज टेस्ट इन आर्किटेक्चर, उसे वास्तुकला में गहरी समझ है, तो टेस्ट इन का मतलब क्या होता है, किसी चीज में निपुणता, गहरी समझ, है ना, आप क्या लगाएंगे, टेस्ट इन। सी हैज टेस्ट इन म्यूजिक कंपोजिशन, उसे संगीत रचना में निपुणता है, तो टेस्ट इन क्या बताता है, किसी गहरी समझ, निपुणता। और टेस्ट फॉर किसी चीज को पसंद करना बताता है। द आर्टिस्ट हैड ग्रेट टेस्ट इन कलर्स, कलाकार को रंगों की शानदार समझ है। देखिए जो पढ़ा हमने अभी तक, डिक्लाइन वर्ब, अस्वीकार करना, डिक्लाइन इन में गिरावट, है ना, डिक्लाइन ऑफ पतन, है ना, किसी चीज में गिरावट, किसी चीज के स्तर में गिरावट, डिक्लाइन इन। डिक्लाइन वर्ब होता है अस्वीकार करना, आप जानते हैं। डिक्लाइन ऑफ किसी साम्राज्य का पतन, है ना। रिजाइन फ्रॉम नौकरी छोड़ना, रिजाइन वन सेल्फ टू मजबूरी में स्वीकार करना, टेस्ट फॉर जब पसंद बताई जाए, और टेस्ट इन निपुणता या समझ बताई जाए। ठीक, डिक्लाइन माई ऑफर, ठीक है मेरा प्रस्ताव
अस्वीकार कर दिया। डिक्लाइन ऑफ माई ऑफर रॉन्ग है। डिक्लाइन ऑफ तो आता है किसके लिए, पतन के लिए ना। टेस्ट फॉर म्यूजिक लाइकिंग सही है। टेस्ट इन म्यूजिक सही है ना। यहाँ का मतलब क्या है कि वो उस चीज में क्या है, बहुत निपुण है, निपुणता दिखा रहा है, ये पसंद दिखा रहा है। रिजाइन फ्रॉम जॉब सही है, जॉब छोड़ देना। रिजाइन वन सेल्फ टू फेट है ना, अपने आप किस्मत के भरोसे छोड़ देना मजबूरी में। तो ये थे हमारे प्रीपोजिशन, ये सब इंपॉर्टेंट हैं, आप पढ़ते रहें। और मैं धीरे धीरे है ना, कोई भी टॉपिक बिना छोड़े, कोई भी पॉइंट जो एग्जाम के लिए जरूरी है, हर एक चीज को बारीकी से कवर करते हुए कोशिश कर रहा हूं कि बेहतर से बेहतर चीजें हो पाएं। बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत आभार। पढ़ते रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें।